एग्जाम के बाद में हमारी स्टडी स्टार्ट हो रही है। तो जहां पर हमने एंड किया था, जो बैच चलता आ रहा है, हमारा बैच नॉर्मली जो है 6 to 7 8 9 मंथ तक चलता होता है, मतलब वन टाइम रिपीटिशन होता है। जिस विद्यार्थी को जल्दी कवर अप करना होता है सिलेबस को, तो वो अपना सेल्फ से एप्लीकेशन पर ऑलरेडी सारे 10 यूनिट्स की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, स्पेशल क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, क्विजेस अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, पीवाईक्यू सारे सारे अवेलेबल, तो वहां से अपनी रफ्तार बढ़ा करके वो कवर कर सकता है। यहाँ पर ये लाइव सेशन जो होता है वो 1 आवर पर डे होता है। तो यहाँ पर आपको एंगेज रखने के लिए हम पर डे क्लास करते होते हैं। आपको ये वाली क्लासेस देखनी है या प्रीवियस देखनी है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जिस तरीके से चाहे वैसे आप कवर कर सकते हैं, दोनों ही आपके लिए सूटेबल मीडियम है। विचार्य में बहुत सारे विद्यार्थी इन सारी क्लासेस को बार बार कर चुके हैं, तो उनका जो है बेस अच्छा है, तो वो आगे एडवांस की ओर बढ़ सकते हैं, खुद टेक्स्ट को स्टडी कर सकते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट को। इस तरीके से वो अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। और आने वाला एग्जाम जो है हमारा जून के आसपास होगा, ये 101% श्योर है। शोभा महतो मैम, शोभा जी, हमारा एग्जाम जो है जून के अंदर होगा। जो विद्यार्थी भी पूछ रहे हैं फोरम कब आएंगे, इसके लिए जो विद्यार्थी पूछ रहे हैं, फोरम भी जो है हमारे लगभग मार्च अप्रैल के आसपास जो है नोटिस आ जाता है हमारे पास में। अप्रैल मिड से लेकर के मई के मिड तक आपके फॉर्म फिल हो जाते हैं, और फिर जो है आपके एडमिट कार्ड आ दिए जाते हैं। जून के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो है एग्जाम हो जाते हैं। नॉर्मली ये तरीका रहता होता है हमारे पास में। ठीक है, फिर भी डेट शीट जो आती है, ओरिजिनल जो एग्जाम होते हैं वो आगे पीछे हो जाता है हल्का फुल्का। ठीक है, कि कोई परमानेंट नहीं है कि जून में हो ही जाएगा, कोई ना कोई इश्यू हो जाता है। जैसे पिछली बार, पहले कोरोना वर्ड आपने सुना होगा, तो कोरोना के कारण कहते इशू हो गया था, साल में एक ही बार एग्जाम हुआ। बाद में जो है इस बार एग्जाम कैंसिल हो गया था पीछे, तो जून में जो 2024 में एग्जाम हुआ था वो 2025 में 2024 के सितंबर में जाकर के फिर हुआ री एग्जाम। तो कोई ना कोई इशू हो जाता है। यूजुअली आपका एग्जाम जो होता है 1 ईयर, एक साल में 2 टाइम्स होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ कैसा है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ। 2 टाइम्स होता है। ठीक है, एक बार आपका फर्स्ट जो है जून जुलाई के आसपास होता है ईयर में, एक आपका लगभग दिसंबर जैन के आसपास होता है। ठीक है, ये 2 बार एग्जाम होते होते हैं आपके, यानी 1 ईयर में 2 टाइम्स। और दोनों ही बार आपके लगभग 84 सब्जेक्ट हैं। कभी एक आधा सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, कभी एक सब्जेक्ट कम कर देते हैं। पहले 100 थे, तो 84 सब्जेक्ट के आसपास है। ठीक है, कभी सब्जेक्ट को मर्ज कर देते हैं, जो थोड़े बच्चे होते हैं ना उनमें मर्ज कर देते हैं, तो इसलिए इतने सब्जेक्ट हैं। हमारा योग का है, आप सभी योग एग्जाम से जुड़े होंगे। योग का जो सिलेबस है उसका कोड जो है 100 है। हालांकि ध्यान रखना यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम भी, और अभी मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, कि इन फ्यूचर आप लोग जो एग्जाम देते हैं उनके लिए जरूरी है कि 100 कोड हमारा योग का है ना, पेपर है। इसके अलावा योग जो है ना, आपको एक संस्कृत वगैरह करके, ठीक है, वेदांत योगा, सांख्य योगा, ऐसा करके एक और आपका सब्जेक्ट का नेम है, उसका कोड अलग है। तो बहुत सारे बच्चे वो क्लिक कर देते होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम भरते टाइम। इस बार भी ऐसा हुआ, आपको एग्जाम देना था, नेट जेआरएफ का था, फॉर्म भर दिया और योगा की जगह 73 कोड है या 23 कोड है वो भर दिया। जबकि योग में केवल और केवल योग ऑप्शन में है, YOGA और 100 कोड, इतना ही। यही फॉर्म भरोगे तभी आपका योग का एग्जाम होगा, अदरवाइज वो कोई एग्जाम आपका कोई अलग ही टाइप का कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपको बेसिक सा ध्यान रखना है। 2 बार एग्जाम होंगे, दोनों बार ही क्वेश्चंस के जो नंबर हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दो होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, टोटल मिलाकर के दोनों ही बार। 150 क्वेश्चंस में से ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, तो लगभग 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अब यहां पर दूसरा प्रश्न आता है विद्यार्थी का कि सर कितने नंबर लेकर के आने हैं, नंबर है ना, मार्क्स कितने गेट करने हैं। 300 मार्क्स जो है आपके टोटल हैं, या यूं कहूं 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने कैरी करने हैं, यहां पर कितने कैरी करने का पासिंग मार्क्स का कोई सवाल नहीं है कि आप ये सोचे कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, मिनिमम कितने लेकर के आए, कितने है ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल कहीं भी नहीं लिखा हुआ। किसी टाइम पर ऐसा था कि पेपर 1 पेपर 2 50, ठीक है, पेपर 2 में भी 50, और एक था पेपर 3, उसमें 75 क्वेश्चन होते थे।
ऐसे होता था किसी टाइम पर, ओल्ड ओल्ड पैटर्न है ये, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों ने ऐसा सुन रखा है, मैं उनका बस कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, क्योंकि ये बार बार सेम प्रश्न पूछते हैं आप लोग, ठीक है, उसके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर होता था। तो उस टाइम रूल होता था कि पहले पेपर में अगर आपके कम से कम 20 क्वेश्चन ठीक होंगे, क्वेश्चन, तभी आपका पेपर 2 ठीक चेक होगा और फिर पेपर 3 चेक होगा, अदरवाइज नहीं, है ना। अदरवाइज आपका पेपर 1 कैंसिल है तो आपका पेपर 2 पेपर 3 चेक ही नहीं होगा। वो टाइम था ये पुराना ऑफलाइन मीडियम, ठीक है, उस टाइम का है। बट अभी वर्तमान में सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अभी रूल रेगुलेशन वो नहीं है जो पहले थे। अब केवल आपके क्या है, पेपर 1 है और पेपर 2 है, दो ही है। पेपर 1 में ऑल ओवर 50 क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स इंटू 2 कर लेना, 50 मीन्स 100 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है, ओके। और सेम पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसका मतलब 200 मार्क्स हो गए। ऐसा दोनों में से मिनिमम कितने नंबर करने हैं, पास करना जरूरी है नहीं है, कोई रूल नहीं है, नो रूल टू पास या मिनिमम स्कोर का कोई रूल है ही नहीं दूर तक। रूल है तो केवल इतना कि सर आपको ओवरऑल बाकी सारे ग्रुप में से जितने भी आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, लगभग 5 से 6 हजार के बीच में बच्चे बैठते हैं, कभी 3.5 4 इतने वेरी करते हैं, मोर मैक्सिमम अगर कहें तो 6,000, है ना, 6,000 लोग जो है एग्जाम देते हैं नेट जेआरएफ का योग विषय में। ऑल ओवर तो लगभग लाखों में देते हैं, हमारे केवल योग की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ध्यान रखो कि ग्रुप जितने भी 6,000 बच्चे हैं, उन सब में से आपको टॉप में रहना है, टॉप में, ठीक है, टॉप में। और टॉप 6% का कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो कैटेगरी वाइज और इस तरीके से करके 6% का भी उनका फॉर्मूला अलग तरीके से वेरी करता होता है कि कितनी कैटेगरी में कैसे कैसे लोग थे, ठीक है, और एज क्या थी और किन्होंने कौन सा फॉर्म फिल किया, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मोटे तौर पर ये मान के चलो साक्षी सिंह मैम कि 6%, 150 में से मान लीजिए 100 बच्चे जो है एग्जाम में बैठे, 100 के जितने भी स्कोर रहे होंगे, कितने भी स्कोर रहे होंगे, उनमें से जो टॉप 6% जो बच्चे होंगे, जिनके 6% टॉप में जो थे, ठीक है, टॉप निकाल लेंगे, ठीक है, उन टॉपर्स के ही जो है उन्हीं को हम कहेंगे क्रैक, क्या किया, एग्जाम क्रैक किया। क्या एग्जाम, नेट, एनईटी, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको ये असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए एक तरह से शर्त पूरी करता है। हालांकि एक बात और सुन लेना, अभी बहुत सारे विद्यार्थी इधर उधर ग्रुप्स में जुड़े रहते हैं, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पे आप लोग इन्फॉर्मेशन आती रहती है। कभी आप सुनेंगे कि नेट की एलिजिबिलिटी, नेट जो है कंपलसरी नहीं है एग्जाम पीएचडी करने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिना आप नेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे ये कंपल्शन नहीं है, बट ये नहीं होगा तो आपको सीधी सी बात है बैक, है ना, लाइन में पीछे धकेल दिया जाएगा, बैक साइड कर देंगे। ये होगा तो प्लस पॉइंट होगा, तो इसलिए आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये होगा तभी आप बनेंगे या होने से बन ही जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं आपको आगे ला करके खड़ा कर देता है, आपके लिए स्कोरिंग होता है, ठीक है। पीएचडी जो होता है उसके लिए आपका अभी पैटर्न, 3 पैटर्न हो गया कि पेपर 1 पेपर 2 में क्रैक करोगे, आपके 3 पैटर्न हो गए। अगर थोड़े नंबर आए, थोड़े, तो पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हैं, थोड़े से ज्यादा आए तो नेट के लिए एलिजिबल है, और थोड़े से ज्यादा आए तो आप जेआरएफ के लिए। अब वो थोड़े से ज्यादा कम का क्या मतलब है, वो 6% का मोटे तौर पर आप कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं, ठीक है, कि टॉप 6% जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो जेआरएफ करेगा उसी को ही स्कॉलरशिप मिलती है, लम सम 40,000 प्लस है, 42 हो गई है वैसे, और 45 के आसपास चली जाती है, तो इतने आपको जेआरएफ मिलता होता है, ठीक है। जिस दिन आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं रिजल्ट के बाद में, या रिजल्ट से पहले एडमिशन ले रखा है, तो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन से आपको जेआरएफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। नेट के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, पीएचडी वालों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी अगर अपने फंड से सेल्फ फाइनेंस तरीके से देना चाहे तो दे सकती है, अदरवाइज यूजीसी के द्वारा कोई स्कॉलरशिप नेट या पीएचडी वालों को नहीं मिलती है, ये ध्यान रखें, ठीक है जी। यहां पर अब मिनिमम स्कोर लगभग एवरेज क्या रहता है, एवरेज की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप एग्जाम देते होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, 50 क्वेश्चन पेपर 1 में, दूसरे में 100 क्वेश्चन, इस प्रकार से जो है आपके 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, 300 मार्क्स का, 150 क्वेश्चंस का। इनमें से ऑल ओवर लगभग लगभग 100 क्वेश्चन जो कैरी करता है, 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन कैरी करता है, या यूं कहूं कि 200 नंबर कैरी करता है, 200 मार्क्स, उस बच्चे को ये कह सकते हैं कि वो नेट क्वालिफाई कर जाता है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और थोड़ी कैटेगरी अगर वेरी करती है, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस का अंतर आता जाता है, एक दो क्वेश्चंस का, ज्यादा नहीं अंतर आता है, एक दो क्वेश्चन का जनरल कैटेगरी में। आप जिस भी कैटेगरी में लाई करते हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों का दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि आपको जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करना है, तभी जाकर के आप अपनी अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर पाएंगे। ये आप दिमाग में रखें, ठीक है। इतना स्टडी करना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि मेरे को फायदा मिल जाएगा ना, तो डेफिनेटली मिलेगा, नो डाउट, बट प्लीज आप लोग मेहनत अच्छे से करें, क्योंकि आपके साथी और बहुत सारे हैं, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। तो नेट जो है लगभग 100 क्वेश्चन में कवर हो जाता है। जेआरएफ की बात करें, जेआरएफ की, तो आपके लगभग 110 क्वेश्चन होने चाहिए, 110, तब आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है, अदरवाइज जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है। जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं फिर अगेन, ठीक है। अब यहां पर कोई बच्चा कह सकता है कि सर मेरे दोस्त का तो 107 क्वेश्चन पर हो गया था जेआरएफ, है ना, और वो भी जनरल कैटेगरी में था। हाँ, क्योंकि कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये लगभग एवरेज की बात कर रहा हूं, अप्रोक्स एवरेज की, लगभग कितना रहता होता है ना, अप्रोक्स की बात कर रहा हूं मैं, अप्रोक्स एवरेज ये रहता होता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं कि आपको कितना लेना है, पेपर 1 में कितने नंबर ठीक होने चाहिए, पेपर 2 में कितने ठीक होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर चाहो, सुगंधा मान में आप चाहो तो 100 जो क्वेश्चन है पेपर 2, केवल इनको राइट कर लो, केवल इन्हीं को 100 के 100, ठीक है, तो इन तो भी नेट हो जाएगा। पेपर 1 में चाहे 0 स्कोर कर लो तो भी नेट हो जाएगा। नो रूल, कोई रूल नहीं है कि सर पेपर 1 में पास होना जरूरी है या नहीं है, कोई रूल नहीं है। बट आप चाहो तो दोनों पेपर को मिला करके, जैसे 50 क्वेश्चन पेपर 2 में, 50 पेपर और 50 पेपर 1 के लिए आए, 100 क्वेश्चन कर लो, तब भी आप नेट क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। कैसा भी करके आप 100 क्वेश्चन कवर कर लो, लगभग लगभग कह रहा हूं मैं, कोई गारंटी नहीं कल को कट ऑफ लग जाए आपकी 105 क्वेश्चन पर, तो आपका 102 क्वेश्चन पर भी आपका जेआरएफ नहीं होगा, है ना। समझने की बात है कि जेआरएफ करने का मतलब है कि आपको कितना स्कोर क्रिएट करना है सर, लगभग अप्रोक्स 100 क्वेश्चन यानी कि 200 मार्क्स कैरी करने हैं। तो रूल कुछ भी नहीं है कि पेपर 1 में कितने लाओगे, पेपर 2 में कितने लाओगे, कोई रूल नहीं है। आप लोग सब अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इस पर ये कहते हैं कि सर हमें ना पेपर 1 को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने कहा कि 100 क्वेश्चन तो ठीक करने हैं, ठीक है, और 100 क्वेश्चन तो पेपर 2 में है, उसी की तैयारी कर लेते हैं, हो ही जाएंगे सर। बट ये आप लोग अच्छे से सोच लो कि क्या ये पॉसिबल है कि आपके सामने 100 क्वेश्चन आए और 100 के 100 आप कितनी भी अच्छी से मेहनत कर लो राइट कर दोगे आप, आपको पेपर लीक भी हो जाए ना, आपके पहले पेपर आ भी जाए आपके घर में, ठीक है, इसके बावजूद कोई चांस नहीं है कि आप पेपर का जो स्कोर है उसको पूरा क्लियर कर दोगे, 100 के 100 कर दोगे, सेम आंसर की आपको मिल जाए, तो भी पॉसिबल है ही नहीं किसी भी तरीके से। आप मानते हैं इस बात को साक्षी मैम? कोई चांस नहीं है। तो इसलिए आपको पेपर 1 पढ़ना ही पड़ेगा, और पेपर 1 पढ़ने के लिए पेपर 1 में आप सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। सिस्टमेटिकली पेपर 1 जो है आपका स्कोरिंग है, बट तब स्कोरिंग है जब आप सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं हल्का फुल्का, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी क्या कहेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर मैं ना पेपर 1 तो कहते मेरा अच्छा है, कैसे कहते मैंने ना एसएससी वगैरह की तैयारी की है, सीजीएल वगैरह की तैयारी की है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता हूं, बैंकिंग वगैरह की, तब अच्छा है। तो ये अच्छे से ध्यान रखो कि एसएससी सीजीएल वगैरह में आप मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं या इंग्लिश वगैरह की तैयारी करते हैं। पेपर 1 में मैथ है, इंग्लिश वगैरह अलग से नहीं है कि ग्रामर आपसे पूछेगा कोई, पेपर 1 मैथ है। और मैथ में 5 क्वेश्चन आपके डीआई के आते हैं, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, जो टेबल क्वेश्चन होते हैं, और 5 आपके लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के, या फिर ये समझ लो कि एक सिंगल लाइन के क्वेश्चन आते हैं कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ऐसे इसके क्वेश्चन आते होते हैं। तो 10 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी 40 क्वेश्चन जो है वो ये है रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन से, पीपल एनवायरनमेंट से, हायर एजुकेशन से, वहां से, वो कभी भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं आप लोग। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्लीज आप अपनी तैयारी पेपर 1 की सिस्टमेटिकली और स्टार्टिंग से ही करें। दूसरी बात फिर से लक्ष्मी बेलागुई मैम, बहुत सारे विद्यार्थी पेपर 1 और पेपर 2 आपका योग यानी कि मेन सब्जेक्ट जो भी होता है वही रहता है, पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन है पेपर 1 में, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन। पेपर 2 सबको आसान लगता है, आप में से 99%, 99 क्या 100% जो विद्यार्थी आप में से, सबको पेपर 2 बहुत आसानी से समझ में आएगा। सब कहेंगे कि सर पेपर 1 तो बहुत अच्छे समझाते हो सर आप, है ना, बहुत अच्छे समझ में आता है। किसी के पास भी जाओगे तो, अगर आप अपने आप भी पढ़ोगे ना तो भी पेपर 1 पेपर 2 आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। पेपर 1 के लिए सबका रहता है कि सर डिफिकल्ट है, कहते है ना, ये नहीं समझ में आता सर, बाकी पेपर 2 तो हो गया। इसके पीछे का रीजन अकेला एक ही है, आपकी साइकोलॉजी, मानसिक स्तर, है ना, मानसिक स्थिति। कहने का मतलब पेपर 2 आप मास्टर में भी पढ़ जाते हैं पहले ही, और कुछ योग जो है आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, केवल और केवल रट्टाफिकेशन नहीं है उसमें, प्रैक्टिकल है, बहुत सारी चीजें आपकी लॉजिकल हो जाती है। पेपर 1 में सारी चीजें आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, मैथ को छोड़ करके सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं करते। इतिहास पढ़ते हैं हायर एजुकेशन का, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट का,
जो है लॉजिक एनवायरनमेंट में क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ, ईयर आदि या सीक्वेंस रटना होता है। कंप्यूटर में अलग चीजें होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड में अलग है, जो आप प्रैक्टिकली सोचते हैं उसके अलावा थोड़ी सी चीजें मिल जाती हैं आपको, रिसर्च में अलग मिल जाती हैं। कहने का मतलब यही है कि आपको पेपर वन डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर आपने एमए के अंदर स्टडी नहीं की उसको। मास्टर एमए या एमएससी जो आप पढ़ते हैं वहां पर आप इसको बिल्कुल नहीं देखते। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पढ़ाते हैं क्या आपको? रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं बट वो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। कम्युनिकेशन नए के बराबर पढ़ते हैं हम। पीपल डेवलपमेंट जो है वो कभी नहीं पढ़ते हैं आप, ठीक है। अगर आपने 7th 10th क्लास तक पढ़ लिया तो अलग बात है, अदरवाइज कभी सुनते ही नहीं है, या न्यूज़पेपर में। तो इसलिए पेपर वन जब आप सिस्टमेटिक पढ़ना शुरू करते हो तो आपको टिपिकल लगता है, और वो भी ऑब्जेक्टिव नजरिए से पढ़ते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव, आपका एग्जाम क्या है? ऑब्जेक्टिव है, दोनों के दोनों टू द पॉइंट पूछा जाएगा, टू द पॉइंट, ठीक है। आप हल्का सा भी ऊपर नीचे करेंगे तो आपका क्वेश्चन में नंबर कैंसिल, आपका नंबर जो है नहीं मिलेंगे आपको। टू द पॉइंट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो जाती है, इसलिए ये और ज्यादा टिपिकल हो जाता है। इसलिए बोरिंग भी लगता है, बोरिंग भी लगता है बहुत सारे विद्यार्थियों को। बट सम हाउ जैसे तैसे करके अगर आपको जीतना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो हर हाल में ध्यान रखना कि बोथ पेपर्स आर कंपलसरी। बोथ पेपर कंपलसरी है सर। मैंने सारी स्टोरी बता दी है कि कैसे आपके लिए जरूरी है और कैसे नहीं है। अगर आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अगर पेपर 2 से ले लोगे तो लगभग आपका नेट हो जाएगा, वैसे ही पेपर 1 की जरूरत नहीं है। बट ये इम्पॉसिबल है 100 के 100 क्वेश्चन ठीक करने पेपर 2 में, तो इसलिए पेपर 1 का सहारा चाहिए आपको। जेआरएफ करने वाले हैं उनको तो जरूरी है सर पेपर 1 करना ही करना है, साथ में पेपर 2 और पेपर 1 करना ही, और अच्छे स्कोरिंग के साथ में, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं सोच सकते कि सर देखे जाएगा ना, पेपर 2 अच्छे से कर लेते हैं, पेपर 1 में देखी जाएगी, हो जाएगा जेआरएफ। जेआरएफ करने वालों के लिए तो अति जरूरी हो जाता है। दूसरी बात एक और है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोर्स खरीदेंगे, ठीक है, दोनों पेपर खरीद लिए और कहते हैं सर हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आपका उद्देश्य है नोट टू कवर, सिलेबस को कवर करना नहीं है, नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। इसलिए आप लोगों ने एप्लीकेशन नहीं परचेज की है। भारती कटियार मैम, अच्छे से सुन लीजिए आप, भाव्या कटियार जी, सुन रहे हैं क्या आप? आपका हमेशा का ही है सर, मेरा एग्जाम जब आ जाते हैं हमेशा ही बोलते हैं कि सर मेरा इस बार लगता है कि तैयारी नहीं हो पाई है मेरी अच्छे से। सारा सेमेस्टर तैयारी करते हैं, 6 महीने तक बढ़िया से पढ़ते हैं, जिस दिन एग्जाम होते हैं उस दिन कहते हैं कि सर मुझे लगता है कि मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। ये सबके साथ ही होता है, हार्ट बीट सबकी ऊपर नीचे हो जाती है एग्जाम आते हैं तो, है ना, रिजल्ट जब आता है तो पास में। सो आप लोगों का काम है बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली बढ़िया तरीके से कंफर्म करना, है ना, एक एक चीज को, और टू द पॉइंट, कि आपको ये ना हो कि सर मुझे आप ऑप्शन दे दो तो मैं प्रश्न का उत्तर बता दूंगी, है ना। आपको कंफर्म इस तरीके से करना है कि आपके सामने ऑप्शन ना भी आए ना तो भी आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, सीधा का सीधा। आपसे जब ये पूछा जाए हठप्रदीप का राइटर कौन है, तो आपको ये ना हो कि सर मुझे ऑप्शन दे दो मैं बता दूंगी। जैसे आपको पता है सीधा, जैसे हठप्रदीप का नाम लिया स्वामी स्वात्माराम, क्लियर हो गया, ठीक है, 5 × 2 5 × 2 बोलूंगा सीधा 10 क्लियर है विदाउट एनी ऑप्शन। सेम ऐसे हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपको विदाउट एनी ऑप्शन कंफर्म होना चाहिए। उसके लिए आपका सिलेबस कवर करना जरूरी नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड करने के बाद आपको क्रैम भी करना है। जरूरी नहीं कि आपने समझ लिया चीज को तो आपको यूटिलाइज कर लोगे। क्रैमिंग पार्ट भी है एग्जाम का बहुत बड़ा हिस्सा, है ना, रटना पड़ेगा बहुत सारी चीजों को सीक्वेंस के लिए, क्योंकि एग्जामिनर आपके किसी श्लोक को उठा लेगा, तोड़ करके रख देगा, कहते अरेंज करो इसको सिस्टमेटिकली। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको क्रैम करना ही पड़ेगा सर, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। भाव्या कटियार मैम आपके लिए स्पेशल कटियार जी स्पेशल ट्रिक नहीं बनेगी, ठीक है। क्रैमिंग करनी ही पड़ेगी बाय हुक और बाय क्रुक, जैसा जी करे वैसा, ठीक है, करना ही पड़ेगा जो क्रैमिंग पार्ट है, अदरवाइज नो चॉइस, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं है आपके पास में। अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद में नेक्स्ट पार्ट है क्रैमिंग। और साथ में फिर अपना डेली जब आप क्वेश्चन आंसर जब आप टॉपिक कवर करते हैं, स्पेशल रिकॉर्डिंग के साथ में आपको क्विज सेक्शन दिया गया है, क्विज सेक्शन एप्लीकेशन में, वहां पर टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, ठीक है, हर यूनिट में टॉपिक वाइज जो है सिस्टमेटिकली क्विज दी गई है। सपोज करो आपने जो है यूनिट 5 पढ़ा, यूनिट 5 में आपके हठ योग है पेपर 2 में, ठीक है, तो वहां पर आप पढ़ेंगे षटक्रम पढ़ेंगे, हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे, गेरंड संहिता पढ़ेंगे। तो हठ प्रदीपिका का अलग से क्विज है, और हठ प्रदीपिका में भी षटक्रम है तो षटक्रम का अलग क्विज है, कुंभक है तो कुंभक का अलग क्विज है। जो जो टॉपिक पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको करना है। डेन नाद अनुसंधान आ जाए तो उसका अलग है ना, कॉमन क्वेश्चन होगी तो उसके अलग है। सेम गेरंड संहिता के आसनों का अलग है, कुंभक का अलग है, षटक्रमों का अलग है, सबका क्विज अलग अलग बनाया गया है। तो वो आपको करना है जैसे जैसे टॉपिक पढ़ा उस तरीके से। और ये जरूर ध्यान रखे
कि जो पिछले वाली चीज है जो हमने कर लिया उसको ऐसा नहीं कि भूल जाएं आप, ये तो हो गया सर कवर, आगे चलते हैं। तो पीछे वाला पता लगे भूल ही गए, एग्जाम आएंगे सर मैं तब याद कर लूंगी, फिर से एक बार देख लूंगी, है ना, या देख लूंगा, ऐसा न हो। प्लीज साथ के साथ रखें उसको 6 महीने तक, या जब तक एग्जाम क्रैक ना हो, रिजल्ट ना आ जाए अच्छे से, तब तक याद रखना है उसको। रट्टाफिकेशन इतनी होनी चाहिए आपकी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के बाद में क्रैमिंग तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई अदर चारा नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी साक्षी सिंह जी क्या करते रहते हैं, ट्रिक बनाते हैं आप लोग, ठीक है, और ट्रिक बना के मुझे भेजते रहे, सर देखो इसकी ट्रिक ये हो सकती है, इसकी ट्रिक ये हो सकती है। जितनी ट्रिक आपके लिए अनिवार्य है वो मैंने ऑलरेडी बना दी है। इसके अलावा हर चीज में ट्रिक क्रिएट करने की कोशिश मत करना। आप ट्रिक क्रिएट करने के लिए कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, आपका काम अगेन क्या है, एग्जाम को क्रैक करना, और उसके लिए ट्रिक बना लिया, आपके काम आ रही तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप बिना ट्रिक्स के करिए, क्योंकि ट्रिक्स को याद रखने के लिए भी एक ट्रिक की अलग जरूरत पड़ जाएगी फिर बाद में आपको, वो गड़बड़ ज्यादा हो जाएगी। सो बेस्ट करिए अपना, ठीक है। ये आपके जनरल मैंने सजेशन बता दिए एग्जाम के प्रति, आपका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया क्या क्या होगा एग्जाम में। अब मैं आगे सिलेबस की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। एग्जाम के बारे में आपको सारी बातें पता लग गई, किसी को कोई डाउट है क्या एग्जाम के बारे में, है तो कोई, है ना, कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, वहां पर आप लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। अदरवाइज मैं सिलेबस पर चलता हूं। एग्जाम हमारा कौन करता होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के द्वारा होता है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। सिलेबस है इसका, पहले पेपर का नाम है हमारा क्या, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये पेपर का नाम है, ठीक है। सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। मैं इसको जस्ट पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे विद्यार्थी सिलेबस देखते नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों की आदत होती है कि सर आपने पढ़ा दिया पढ़ लिया, सिलेबस नहीं देखते। सिलेबस एक बार जरूर देखना, ठीक है। एग्जाम में आपको चीज किस किस की जरूरत है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, सर ये टॉपिक आपने है ना पढ़ा दिया, क्यों पढ़ाया ये नहीं पता, क्या वो सिलेबस में है भी है नहीं है, या बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया और वो मैंने पढ़ा रखा है ना, उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए सिलेबस जरूर देखते रहो कि सिलेबस में कितनी डिमांड है। आपको समुद्र में नहीं उतरना है विदाउट सिलेबस, ऐसा समझ लो, अगर आप सिलेबस नहीं देख रहे हैं, विदाउट सिलेबस समुद्र में उतर जाए, और समुद्र में नाव कितनी भी अच्छी हो चलाते रहो, है ना, किनारा नहीं मिलेगा बिना डायरेक्शन के। आपको डायरेक्शन चाहिए अच्छे से, डायरेक्शन, ठीक है। तो वो सिलेबस ही देता है आपको कि कहां कितना कितना डेप्थ में जाना है कितना नहीं, कितने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन, ठीक है, जरूरी है। तो प्रश्न पत्र का पहले का उद्देश्य ये है कि कहते क्योंकि आप है ना इस एग्जाम को क्रैक करके या तो रिसर्चर बन सकते हो या टीचर बन सकते हो, तो उसके लिए आपकी पात्रता चेक होती है, एलिजिबिलिटी चेक होती है इस एग्जाम के थ्रू ना, इतना ही मतलब इसका। पेपर 1 में यूनिट 1 की अगर बात करें तो पहला क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। टीचिंग एप्टीट्यूड में बात करते हैं टीचिंग की, तो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, यूएलटी आदि इनकी बात होती है। लर्नर की खासियत क्या है उस पर बात होगी। टीचिंग को इफेक्ट कौन कौन सी चीजें करती है, टीचर करता है, लर्नर करता है, मटेरियल्स होता है वो करता है। मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, हायर क्लासेस होती है उनको कैसे टीच करेंगे आप। ट्रेडिशनल और आईसीटी बेस्ड टीचिंग, इवेल्यूएशन सिस्टम, ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके टीचिंग में इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी जो सिलेबस है बैच है उसमें करवाया हुआ है। आप अगर जल्दी करना चाहते हैं, पहले करना चाहते हैं, तो वहां से आप सिस्टमेटिकली देखते आए, आपका होगा। बीच में कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन में चैट बॉक्स बना हुआ वहां पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, तो आपको निश्चित ही जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश होती है। ओके, आगे जो है सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। रिसर्च में भी आपकी सारी ये आपने मास्टर में पढ़ा होता है, बट मास्टर में आप किस वे में पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच में पढ़ते हैं, जबकि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए अगर आप कितना भी अच्छे से रिसर्च जानते हैं, उसके बावजूद आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव स्टडी नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से अलग से पढ़ें, तैयार करें, अदरवाइज फिर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो रिसर्च जो है इसमें मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये अप्रोच आपकी रिसर्च में होगी। मेथड ऑफ रिसर्च एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इन पर बात की गई है। स्टेप्स क्या होते हैं रिसर्च के, आर्टिकल राइटिंग कैसे होती है, आईसीटी का यूज क्या है, रिसर्च में एथिक्स क्या है, ये टॉपिक्स आपके रिसर्च में कवर ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर आपका गद्यांश कॉम्प्रीहेंशन आता है। कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ, जिसमें से आपको खुद से आंसर फाइंड करने होते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बेस पर खुद से आंसर आपको फाइंड करने होते हैं। ये आपका ये समझ लो कि हलवा टाइप का होता है ना। आपके पास में ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस का आंसर एग्जामिनर देता है, 45 क्वेश्चन ही पूछता है, 5 का तो उत्तर आपके सामने होता ही है पैराग्राफ को, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छे से करना है इसको,
तो आप ये कर सकते हैं कि आप न्यूज आर्टिकल आदि पढ़ना शुरू करते हैं, एक न्यूज आर्टिकल है ना, डेली मुद्दों पर, एनवायरनमेंट के मुद्दे पर, या जो आपका फाइनेंशियल इश्यूज होता है देश के, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज, तो उनको आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो उन्हीं से आपका जो है आंसर पहले से तैयार हो जाएगा। अगर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी आंसर आप एग्जाम में जाके पैराग्राफ मिलेगा उसके बेस पर आंसर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसमें इतना ध्यान रखना होता है, बहुत सारे बच्चे आप में से हिंदी मीडियम के होते हैं, बहुत सारे आपके इंग्लिश मीडियम के होते हैं। कुछ बच्चे जो है पैराग्राफ को केवल इंग्लिश में पढ़ेंगे, कुछ बच्चे केवल हिंदी में पढ़ेंगे। एग्जामिनर एक्चुअल में जो है पैराग्राफ मोस्टली इंग्लिश में क्रिएट करता है पहले, उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करता है वो, ठीक है, सेम क्वेश्चन के साथ में करता है। तो इसीलिए जब हिंदी में ट्रांसलेट करता है तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप पढ़ लोगे, क्वेश्चन हिंदी में पैराग्राफ में अंदर उत्तर नहीं मिलेगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, समझ ही नहीं आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंग्लिश में भी आपको पैराग्राफ को पढ़ना आना चाहिए और उसका आंसर तभी आपसे निकलेगा, है ना, उस क्वेश्चन के बेस पर, तब क्लियर होगा। अदरवाइज फिर पैराग्राफ पढ़ो ना पढ़ो एक ही बात हो जाती है। एक लैंग्वेज पर मत फिक्स होना, दोनों लैंग्वेज आपके लिए जरूरी है, लैंग्वेज को बैरियर मत बनने देना अपने काम में, ठीक है, क्योंकि अभी आप प्रोफेशनल है। फिर आता है कम्युनिकेशन यूनिट 4, उसमें कम्युनिकेशन का टाइप्स आदि है, मीनिंग आदि है, ये लगभग आपको इजी होता है समझने के लिए, बस ऑब्जेक्टिवली आपको अप्रोच पता होना चाहिए इस एग्जाम के प्रति। फिर आपका 5th यूनिट है मैथमेटिक्स का, ये हमने सबसे ज्यादा पढ़ा होता है अपनी ड्यूरिंग लाइफ, जितना अभी तक हम पढ़े हैं ना, 6th 7th क्लास से, फर्स्ट टू से, फर्स्ट सेकंड क्लास होती है वहीं से आपकी काउंटिंग वगैरह टेबल्स वगैरह आ जाते हैं मैथ के, गणित, है ना, पहाड़े आदि, वहां से पढ़ना शुरू करते हैं और लास्ट तक पढ़ते रहते हैं 10th 12th तक। तो उन बच्चों को लगता है कि सर मेरा मैथ तो बहुत अच्छा है, या बहुत सारे बच्चे उस टाइम में है ना डरे होते हैं, तो उनको लगता है कि सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है। तो जिनका लगता है ज्यादा अच्छा है, जिनका लगता है बुरा है, दोनों ही गलत है। आपको अभी प्रैक्टिस में लाना है इसको, जिनको आता है तो प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस टाइमिंग पर करनी है, ठीक है, टाइम को कम करना है एग्जाम में, क्योंकि आप लोग सब कर देंगे। मैं एक कोई क्वेश्चन दूंगा ना, आप में से कितना भी है ना कमजोर से कमजोर बच्चा जो अपने आप को मानता है कि वैसे तो कोई है नहीं, जो अपने आप को कहता है कि सर मेरे को बिल्कुल नहीं आता, वो मेरे को एक दिन में या 2 दिन में क्वेश्चन का उत्तर खुद से निकाल करके दे देगा। बट इतना टाइम एग्जाम में हमारे पास में नहीं है, इसका मतलब आपको नहीं आता। अगर आप क्वेश्चन देखते ही 1 मिनट या 1 मिनट से कम टाइम में उत्तर नहीं दे सकते, इसका मतलब आपको एग्जामिनर ये कहता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, इतने टाइम में आपका उत्तर होना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है कि 1 मिनट में हम कर दें, ठीक है, या उससे भी कम में? तो उसका एक ही तरीका है, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस से ही होगा। और डेली प्रैक्टिस कितनी करनी है लक्ष्मी बेला को, डेली प्रैक्टिस 1 आवर पर डे, 1 आवर पर डे, ये करना ही करना है मैथमेटिक्स की। उससे ज्यादा नहीं करनी और उससे कम नहीं करनी, ज्यादा नहीं करनी। ज्यादा क्यों नहीं करनी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना मैथ में बैठते हैं, अपने दोस्त के साथ में अपने आप बैठते हैं, तो उनके क्वेश्चन के आंसर निकलते जाएंगे, होते जाएंगे, तो उनको इंटरेस्ट आता है, मजा आने लगता है, अरे अच्छा लग रहा है, चलो और करते हैं, 1 2 सवाल और करते हैं, वो लगभग 4 5 घंटे या पूरा दिन उसी मैथ में लगा देंगे। और जबकि मैथ 150 क्वेश्चंस में से, 150 क्वेश्चंस में से ओनली 10 क्वेश्चन जो है मैथ के हैं, ओनली 10 क्वेश्चन, 140 रिमेनिंग है वो आपके अलग हैं, थ्योरी वाले हैं डायरेक्ट। तो आपको पूरा पूरा दिन नहीं लगाना है। अगर आप अभी से जून जुलाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कोई भी, तो 1 आवर डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए, जस्ट 1, ना ज्यादा न कम। कम इसलिए नहीं करनी क्योंकि एटलीस्ट 1 आवर तो चाहिए मिनिमम कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, और ज्यादा इसलिए नहीं करनी क्योंकि आपको और टॉपिक्स पर भी ध्यान देना है, बाकी टॉपिक को भी कवर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। 1 आवर क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? एप्लीकेशन में आपको ऑलरेडी करवाए गए हैं सारे के सारे, आगे भी करवाएंगे। अदरवाइज वो आपको लगता है कि वो हो गए तो आप गूगल पर जाइए, गूगल आपको नहीं करना आता है, यूट्यूब पर जाइए, वहां पर उत्तर भी मिलाते जाएंगे। वो भी नहीं आता है तो डायरेक्ट कोई बुक ले लीजिए, ठीक है, इंटरनेट पर बहुत सारे अवेलेबल है मैथमेटिक्स के नाम से, आप बुक खरीद लीजिए, उसमें दुनिया भर के क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बट याद रहे ओनली 1 आवर, और ओनली 1 आवर कब तक? ये आने वाले 4 से 5 महीने जो है, आने वाले 4 से 5 महीने हैं, यहां तक आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है 1 आवर, तब 1 आवर, ठीक है। एक दिन का काम नहीं है मैथ का कि आपने सवाल समझ लिया और हो गया, बस इतना नहीं है, समझ के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर टाइमिंग, है ना, टाइम को जितना उसके कम करना है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप बार बार क्वेश्चन पर कोशिश करेंगे, तभी कोशिश। ओके, तो हम हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, हमारे जो मैथ की क्लास होगी 5th यूनिट से स्टार्ट करें, क्योंकि इससे पहले के यूनिट हम लगभग कर लिए हैं, ठीक है। ऑलरेडी बैच में जो फर्स्ट सेकंड
आपका और फिफ्थ जो 6th यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, ये आपके कवर हो चुके हैं सारे के सारे। ठीक है, तो मैथ से हम शुरू करेंगे ताकि इसकी प्रैक्टिस आप लंबे टाइम तक कर सको, तक एग्जाम तक आपके कवर हो जाए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते थे लॉजिकल रीजनिंग आदि के मैथमेटिक्स, और मैथ में सारी चीजें पूछी जाती है, हर तरीके की चीजें पूछी जाती है इसमें। आगे जो है लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका ऐसा पेपर है 6th यूनिट जो पेपर 2 और पेपर 1 में लगभग कॉमन सा है। 50% कॉन्सेप्ट इसका कॉमन है। आपके दर्शन है इसमें, ठीक है, भारतीय दर्शन जो होते हैं, और प्रमाण है, प्रमाण है, षड दर्शन और प्रमाण, ये सारे के सारे आपको मिल जाते होते हैं पेपर 2 में भी और पेपर 1 में भी। ये प्रमाण आदि, अनुमान आदि, हेतुआभास आदि, ये कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। बाकी जो चीजें हैं प्रतिज्ञप्ति, या ये कहूं मैं आर्ग्यूमेंट हो गए, ठीक है, मूड एंड फिगर हो गए, ये आपके पेपर 1 में ही होते हैं। वेस्टर्न लॉजिक है, वहां से अप्लाई होता है, तो ये आपको करने पड़ेंगे अलग से। ये भी ऑलरेडी करवाए हुए हैं सारे सारे, जिनको जल्दी करना है वहां से करें, साथ साथ में करना है आराम से चलते जाएंगे। यूनिट 7 जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल वाला होता है, एक टेबल दे दिया तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते होते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं उसको देख करके। आगे डीआई यूनिट 7 है, ये बिल्कुल मिलता जुलता है यूनिट 5 से। अगर आपने यूनिट 5 अच्छे से कर लिया है तो आपको डीआई अलग से समझने की करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस हो गई यूनिट 5 की, तो यूनिट 7 तो आपको जस्ट देखना है कि कैसे है और उत्तर हो जाएगा। यूनिट 5 पर डिपेंड है, मतलब यूनिट 7 और यूनिट 5 को आप एक ही मान करके चल सकते हैं, अलग अलग कुछ नहीं है इनमें, एक ही है ये दोनों के दोनों। ठीक है, इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें बार चार्ट हिस्टोग्राम आदि, जस्ट नाम नाम का ये है, अदरवाइज सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो यूनिट 5 वाले हैं। मैथ में होता कितना कि या तो जोड़ लो या घटा लो या मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, बस। ठीक है, इसके अलावा तो ब्रैकेट आदि होती है, या परसेंटेज होता है, वो भी मल्टीप्लाई आदि पर होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो परसेंटेज भी आपका निकल जाता है, या रेशो होता है। ठीक है, इसी बेस पर होता है। यूनिट 8 में आईसीटी है। आईसीटी में बेसिकली उन बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जिनको हल्का फुल्का कंप्यूटर चलाना आता है। ठीक है, जो यूज टू हैं कंप्यूटर कभी चलाया, चाहे वो इवन कि उन्होंने ओनली गेम ही क्यों ना खेली हो, फिर भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर में उनकी हेल्प हो जाती है ज्यादा, क्योंकि उनको थोड़े कीबोर्ड के बारे में पता है, इनपुट आउटपुट के बारे में पता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है थोड़ा बहुत पता होता है। और जिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने डिप्लोमा आदि कर रखा है कंप्यूटर में, उनको तो और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है चीजें बहुत सारी। बट फिर ये अगेन ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो ऑब्जेक्टिव के नजरिए से आपको इसको कवर करना है, ऑब्जेक्टिविटी के नजरिए से। 9th है, ये सबसे एक तरह से बड़ा यूनिट होता है, टॉपिक भी काफी बड़े हैं और इसमें जो मैटर होता है वो भी ज्यादा बड़ा होता है, बट इजी होता है। बहुत सारी चीजें इसमें बेसिक बेसिक चीजें पूछता है एग्जामिनर। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, वातावरण से संबंधित हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या क्या क्या अभी तक एनवायरमेंट से संबंधित या आसपास में हमारे गतिविधियां जो हुई है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, क्या क्या चीजें हुई है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं तो ईजी हो जाता होता है आपके लिए ये भी। 10th में हायर एजुकेशन है, ये आपका कहीं ना कहीं आपके पेपर 2 में उपनिषद आदि से जुड़ जाता है, क्योंकि भारतीय प्राचीन इतिहास में कैसे एजुकेशन थी वहां से जुड़ जाता है। या फिर आपका पेपर 1 में यूनिट 1 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, वहां से जुड़ जाता है। बाकी चीजें इसमें राजनीति आदि है, गवर्नेंस आदि, पॉलिसी आदि है, वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। तो जो जो यूपीएससी आदि की तैयारी करते हैं, या फिर अदर से उन्होंने कोई पॉलिटिकल साइंस आदि सब्जेक्ट रहा होगा किसी का, तो उनमें ये इजी रहता है उन बच्चों के लिए। हालांकि सबके लिए सेम ही है, किसी ने कोई चीज पढ़ रखी है इसमें से, किसी ने कोई चीज पढ़ रखी है, सबके लिए सेम है, किसी को फायदा या नुकसान नहीं होता है। सारा का सारा 10 के 10 यूनिट आप लोगों को खुद से तैयार करना ही करना है अच्छे से, यही रूल है। ठीक है, और पढ़ोगे तभी होगा, ये 100% है। लास्ट में आकर के बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर मैंने इस बार एग्जाम फॉर्म नहीं फिल करूंगा करूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता सर मेरा प्रिपरेशन हुई है ना। 6-7 महीने तैयारी करके आप लोग ऐसा उत्तर देते हैं, वो सही चीज नहीं है। अगर आप लोगों ने 1 सेकंड भी एग्जाम की तैयारी की है, एग्जाम के बारे में सोचा है, तो भी एग्जाम तो देना ही देना है, एग्जाम कंपलसरी है देना। एग्जाम एक तरह से ये समझ लो, एग्जाम एक तरह से लॉटरी टिकट के टाइप में, लॉटरी की टिकट खरीदोगे तभी लॉटरी निकलने की संभावना है, अदरवाइज नहीं। एग्जाम दोगे तभी एग्जाम क्रैक होने की संभावना है, अदरवाइज तो सर जीरो प्रोबेबिलिटी है। आपको एग्जाम तो देना ही देना है हर हाल में। ठीक है, फॉर्म भरना ही भरना, चाहे आपने तैयारी की हो या न की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एग्जाम में एक खासियत है सर, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, एक तो लिमिटलेस है अटेम्प्ट। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें लिमिट होती है, कहते हैं 5 बार ही दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो एग्जाम, या इतनी एज में दे सकते हो। इसमें लिमिटलेस है, नो एज लिमिट। ठीक है, एज की कोई लिमिट नहीं है, कब तक मर्जी दो एग्जाम नेट के लिए।
JRF के लिए एज लिमिट है 30 ईयर एज होती है जनरल में, और अदर कैटेगरी में 35 होती है, ठीक है, एज की लिमिट। नेट के लिए कोई लिमिट नहीं है, JRF के लिए लिमिट है जस्ट ये 30 और 35। और अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट जितनी बार चाहो उतनी बार दो। हालांकि फिर यहाँ पर ध्यान देना, जानवी सचदेवा मैम, आप गूगल पर लिखो ना कि बताओ मैं नेट कितनी बार दे सकती हूँ, JRF कितनी बार, वो आपको उल्टा सीधा कुछ भी बता देगा। तो इसलिए गूगल पूरी तरह से सही नहीं है, विश्वास मत कर लेना गूगल का ना। कई लोग स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे मुझे, सर मैंने गूगल पर लिखा, गूगल ने तो मुझे 2 बार ही अटेम्प्ट बताए हैं। वो ठीक नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। गूगल और मुझ में थोड़ा सा अंतर है, ओके, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये एक सबसे बड़ा अंतर यही है कि गूगल पर लिखा आएगा कि आप 2 बार दे सकते हैं, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार एग्जाम दो, उतनी बार क्रैक कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है नेट JRF के एग्जाम की, एज की लिमिट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप क्वेश्चन करके आए क्लिक, अदर एग्जाम में होता है कि एक क्वेश्चन आपने सही किया तो एक क्वेश्चन गलत किया, तो हो सकता है आपके दोनों ही 0 काउंट कर लेंगे, ठीक है, या कट हो जाएगा नंबर। यहां पर नहीं है, एक नंबर आपने क्लिक किया, दूसरा गलत हो गया तो एक तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो इसीलिए एग्जाम में जब जाते हो तो जितने क्वेश्चन आपको आते हैं, मान लो 150 में से आपको 60 क्वेश्चन आते हैं अच्छे से, कॉन्फिडेंस के साथ में कर दिया, बाकी जो है आपके क्वेश्चन 90, उनको आप कुछ भी टिक करके आ जाओ, क्या पता शायद उनमें से कुछ ठीक हो जाए, किस्मत अच्छी रही तो, है ना। तो आपका एग्जाम क्रैक होने की संभावना ज्यादा हो जाती है एग्जाम देने से। तो एग्जाम देना ही देना है, ऐसे माइंडसेट रखना ही रखना है। ये बिल्कुल माइंड में ना आए कि सर मैं एग्जाम नहीं दूंगा या नहीं देना है, ऐसा दिमाग में मत लाना प्लीज, ठीक है, ओके। तो ये मैंने सारी बातें बताई सिलेबस के रिगार्डिंग। अभी किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न विशेष है तो आपका माइक सभी का ऑन है, कोई भी डिस्कस आप करना चाहें, कोई प्रश्न आप पूछना चाहें, कोई क्वायरी है आपकी किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में हम डायरेक्ट यूनिट 5 से स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक को। हाँ जी प्लीज, किसी का भी कोई क्वायरी आदि हो। ओके, यहां पर देखो किसी की क्वायरी, हाँ जी प्लीज। सर पीडीएफ्स, सर पीडीएफ्स जो ऑलरेडी है फोल्डर में, हाँ हाँ उसी को रेफर करेंगे, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर एक और बात, पीडीएफ ऑलरेडी एप्लीकेशन में आपके सारी है, उसको देखें, वहां से चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी है, वो देख सकते हैं। अदरवाइज पेपर 1 के लिए स्पेशली अगर आप कोई बुक लेना चाहें तो बुक भी ले सकते हैं, ठीक है, बुक ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पीडीएफ को ले लेंगे और उनको प्रिंट करने की सोचेंगे, वो आपको कॉस्टली बहुत रहेगा, और वो मैंने सारी सारी बनाई बुक से ही है, ठीक है। आप क्या करिए, बुक है केवीएस मदान, ठीक है, जिनका पब्लिकेशन है पियर्सन, ठीक है, केवीएस मदान पियर्सन, ये बुक मंगवा लीजिए आप, ठीक है। ऑनलाइन आपको सस्ती रहेगी, ऑफलाइन मार्केट में ये थोड़ी कॉस्टली मिलती है। ऑनलाइन जो है आपको बहुत इजी रहती है। आप 2025 मॉडल लिख करके, शायद 2025 का आ गया होगा, 9th एडिशन मिलेगा आपको, 8 तो अभी तक है, ज्यादा अंतर नहीं होगा। जिनके पास पुराना है वो भी चल जाएगा, उससे आप यूज कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उससे आप काम चला सकते हैं, और वो बेस्ट है अपने आप में, और सारी ही बुक है बेस्ट है। आपके पास कोई और है, ट्रू मैन है, किरण पब्लिकेशन है, दृष्टि है, कोई भी, सब ऑलरेडी बेस्ट है, क्योंकि बुक जिन्होंने लिखी है उन्होंने इसी पर्पज से लिखी है कि बच्चों की कुछ हेल्प हो ना। तो कोई बुक खराब नहीं है। आप में कोई दोष हो सकता है कोई विद्यार्थी में, ठीक है, कि गेट कर पाए ना कर पाए, बुक ऑलरेडी द बेस्ट है सारी की सारी, ठीक है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ पियर्सन को, केवीएस मैदान, ठीक है, उनको आप कर सकते हैं, वहां से मिल जाएगा, Amazon या फ्लिपकार्ट से आपको ये बुक मिल जाएगी, ओके। अन्य कोई विद्यार्थी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लक्ष्मी लक्ष्मी मैम, ये बेस्ट है, अच्छा ये ठीक बेस्ट है है, सर। ओके। तो अभी जो है हम, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी सिस्टमेटिकली, आपका जैसे मन करे वैसे आप पढ़िए। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो है हमारा यूनिट 5 से स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स, क्योंकि इसी की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है, ठीक है, यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 जो है, नंबर सीरीज सबसे पहले आता है। यूनिट 5 का जो सिलेबस हमने देखा है, ये सिलेबस, नंबर सीरीज, यहां से नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप्स, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ऊपर लिखा टाइप्स ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के कितने टाइप होते हैं, ये कोई क्वेश्चन कभी एग्जामिनर पूछता ही नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन कि कितने प्रकार है। ये एक्चुअल में ये आपकी बात है पेपर 1 में यूनिट 6 के अंतर्गत होती है। वहां पर लॉजिक के टाइप होते हैं, रीजनिंग के टाइप, एक तरह से इंडक्टिव और डिडक्टिव,
इंडक्टिव और डिडक्टिव, ये मैंने वहां यूनिट 6 में आपको चर्चा की हुई है, या आगे चर्चा करेंगे हम फिर से, ठीक है, वहां पर है, उसकी बात हो रही है। यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं केवल और केवल नंबर सीरीज, सीधा मैथमेटिक्स से। नंबर सीरीज होती है, आपको कोई भी सीरीज देता है जैसे 2 4 6 8 10, और बताओ आगे नंबर क्या आएगा, ऐसा कुछ पूछता है, ठीक है, एग्जामिनर। तो इस बेस पर आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है कि क्या उत्तर होगा और क्या नहीं होगा। तो यहां पर जैसे आप क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले गैप देखते होते हैं, अंकों के बीच का गैप देखते होते हैं। तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या होना चाहिए, जैसे अशोक जी 2 2 का गैप है ना, +2, और यहां पर भी फिर +2 होगा गैप, 12 हो जाएगा। इस तरीके से कभी कभी आपका जो है, ये तो टेबल फॉर्म में था, कभी ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट नंबर सेम गैप की बात कर रहे हैं, 2 2 की, ऐसे हो जाएगा। कभी कभी गैप के अलावा कोई और कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे लगा देते हैं, जैसे अगला नंबर क्या होगा, ये पूछ लेते हैं। अब यहां पर देखो क्या हो सकता है, लक्ष्मी बेलागुई में ना, इस तरीके की बात होती है नंबर सीरीज में। आपको बस पता होना चाहिए ये तरीके होते हैं करने के, ये तरीके होते हैं। यहां पर जो है ना, एक तरह से अगर आप देखोगे तो 1 3 5 7, यहां पर 2 2 का गैप चल रहा था, कोई गैप को अगर आइडेंटिफाई करे, बट यहां पर 4 का गैप आ गया, 11 और 13 फिर 2 का आ गया। तो असल में ये गैप पर बात नहीं चल रही, असल में कॉन्सेप्ट कुछ और रख रहा है। क्या है, यहां पर अभाज्य है ना, ठीक है, जो डिवाइड नहीं होते, डिविजिबल नहीं है, ठीक है, उन संख्याओं की बात चल रही है। तो 13 के बाद में, 13 के बाद में कौन सा नंबर होता है जो डिवाइड नहीं होता है, 13 14 15 16, 2 7 14, 3 5 15 और 2 8 16, ठीक है। क्या होता है सर, 17 जो होता है वो डिवाइड नहीं होता, तो 17 आ जाएगा। मतलब इस तरीके की सीक्वेंस होती है। या कभी कभी कैसे होती है अप्रोच, स्क्वायर में आ जाती है, जैसे 1 4 9 16, आगे बताओ क्या है। अब यहां पर गैप भी एग्जैक्ट नहीं, अगर आप गैप देखोगे, ठीक है, 1 और 4 में 3 का अंतर है, यहां पर 5 का अंतर है, यहां पर ऐसे ही 7 का अंतर है। तो ये गैप एग्जैक्टली आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। ओके, अगर करोगे जैसे 7 है और ऑप्शन में एग्जामिनर आपको दे देगा, आप क्या करोगे, 25, ठीक है, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये स्क्वायर चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यहां पर बाय डिफॉल्ट आप ऐसे सोच सकते हो कि सर 7, जैसे 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, आगे 9 का गैप होना चाहिए, 9 और 6 15, 25 होगी। बट हर बार ये रूल लागू नहीं हो, तो आपको देखना है कि क्या गैप के अंदर गैप है, या फिर जो आपका स्क्वायर है वो पोजीशन है, या कभी कभी आपका क्यूब के अंदर दे देगा, जैसे एक अपने आप में एक का क्यूब होता है, आगे 8 है, 27 है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ऐसा डिजिट दे देगा, ठीक है, ऑप्शन देगा, उन ऑप्शन में से चूज करना है। तो ये एक है, जो एक का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब जो होता है 64, ऐसा 4 चौके 16 चौके 64, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते होते हैं। या कभी कभी डिवाइड करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम यही तरीके चलेंगे आपके, या ए बी के साथ में जोड़ देंगे। अब कुछ क्वेश्चन पर हम चलते हैं पहले। जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें क्या रूल लगा है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। कभी कभी डबल सीरीज लगा देंगे। लक्ष्मी हम करने की कोशिश करिएगा इस प्रश्न को ना। 118 sir, is it? ओके, वेरी गुड। रेणुका महतो मैम, रिचा आर्या मैम, साक्षी कटारिया मैम। अब कॉन्सेप्ट बताओ, इसमें देखो क्या लगा है, कॉन्सेप्ट 20 से 17 पर कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई गैप क्या लगा, इसमें 20 से 17 गई,
लक्ष्मी बेलागुई मैम, क्या किया इसमें आपने? Subtracted 3. ओके, ये 3 का गैप है। आगे? Double. ओके, फिर Multiplied by 2. मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आपने अगेन Same. Yeah, same thing. -3, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है? एक बार गुना करो, एक बार माइनस करो, और गुना 2 से होगी और माइनस 3 का होगा। ठीक है, 31 का फिर 2, हाँ जी, इंटू 2 हो रहा है। अगली बार क्या है? माइनस करना है 3, हाँ 59 हो गया, फिर उसका इंटू 2 करना है। ठीक है, 118, ये कॉन्सेप्ट। तो देखते ही आपको पता लग रहा है, इसका कोई रूल नहीं है कि यही रूल लगेगा इसमें या ये नहीं लगेगा। जस्ट आपको बार बार करोगे आप तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन में आपको अप्लाई क्या करना है, किस चीज को आपको जो है सर्च करना है इसमें। 118, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। सेम ऐसे ही आके फाइंड द मिसिंग नंबर इन सीरीज, ठीक है, लास्ट नंबर। ये जस्ट सीरीज की बात हो रही है, आपको किस किस तरीके से चलेगी। तो प्रैक्टिस से आपकी ये रूल नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, 4-5 रूल होते हैं जिसमें प्लस का, माइनस का, गुना का, भाग का, या स्क्वायर या क्यूब का, ये होता है। उन्हीं के बेस पर आपको फाइंड करना होता है। जैसे ये है 3, 4, 7, 13। ओके, तो देखो यहां पर क्या चल रहा है, 3 इकट्ठी सीरीज चल रही है, 3, 4, 7 की एक चल रही है, 3 और 1, 4 और 3, 7 और 6, 13। ठीक है, ये एक सीरीज चल रही है। फिर 13 से 14 और 17 और 23, ये अलग सीरीज चल रहा है। 13 से 14 1, फिर 3, फिर 17 से 23 6, 1, 3, 6 का गैप, ये पैटर्न बन रहा है। फिर अगला जो गैप आएगा फिर वो 1, 3, 6 का होगा, 23 के बाद में 24, और फिर 24 के बाद में नेक्स्ट संख्या होगी वो 27, फिर नेक्स्ट संख्या होगी जो कितनी हो जाएगी 33। ऐसे चल रहा है। ये भी सेम 1, 3, 6 का गैप, ये गैप मैंडेटरी आपके लिए, ये पहचानना होता है, बस इतना सा चीज है। ठीक है, ओके। सेम मिसिंग नंबर आगे चलाएं सीरीज में, 0, 1, 2। जस्ट मैं कॉन्सेप्ट पर ही बात कर रहा हूं यहां पर। 0, 7, 26, 63, 1, 2, 4। मधु दुबे मैम, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? ओके, तो इसमें ना आप लोग देखो, लक्ष्मी बेलागुई मैम, समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट अपना? No, sir. ठीक, क्या नाम, रेणुका महतो मैम, मधु दुबे मैम, आपने तो किया होगा ना ये काफी बार। देखो प्रश्न में है ना, इसमें आपको सीक्वेंस में पैटर्न फाइंड आउट करना जरूरी है, बस एक पैटर्न देखना है इसमें। सबसे पहले 0 से 7 पर गए तो हम +7 करके गए हैं, 0 से 7 पर +7। 7 से 26 पर आए तो कितना गैप किया,
19 का, एक गैप के अंदर गैप फाइंड करना बता रहा हूं, ठीक है। 19 का 26 से 63 पर आए तो कितना गया 37 का, ठीक है। 37 से ऊपर के जब कुछ भी ना चाह रहा ना उस टाइम की मैं बात बता रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। 1 to 4 पर आए 63 से आगे तो कितना गैप है, कितना जोड़ो इसमें कि ये हो जाए 61 37। अब 7 19 37 और 61 ये गैप बना, इसके अंदर अगेन गैप फाइंड आउट करो, अगेन कितना है, गैप के अंदर गैप लेके जाओ, जब कुछ ना समझ में आए तो गैप के अंदर गैप लेके जाओ, एंड में आपको कुछ ना कुछ एसेंस मिल जाएगा। 7 से 19 आए तो 12 का गैप, 19 से 37 पर आए तो 18 का गैप, आगे 37 से 61 पर आए तो कितना गैप है 24 का गैप। अब पैटर्न नजर आया क्या डॉक्टर लक्ष्मी बेलागुई में, गैप Yes, sir. पैटर्न, क्या गैप पैटर्न है, Gap of 6. हाँ 6 का गैप चल रहा है, गैप में 6 तो अगला जो नंबर होना चाहिए वो 6 में होना चाहिए, 24 और 6 कितना होगा 30, यानी कि ये 61 में क्या जुड़ेगा 30 जुड़ेगा, ऐसा ही है, ठीक है। 1 9 ऐसा होना चाहिए 91। अब ये 91 क्या होना चाहिए, इसका गैप होना चाहिए अगला यहां पर, ऐसा ही मतलब है 91 1 to 4 में जुड़ेगा, ठीक है। 5 1 और एम आई राइट, आपने Yes, कुछ true. भी नहीं करना है, जस्ट आपको गैप के अंदर गैप के अंदर गैप फाइंड आउट करते हैं और उस गैप को वैसे ही फिल करो उसी पैटर्न में, हमने गैप के अंदर गैप फाइंड आउट किया है, ठीक है। पैटर्न नजर आ गया, डायरेक्ट पैटर्न कई बार नहीं बनेगा, तो आप जब तक गैप के अंदर गैप फाइंड करो जब तक पैटर्न आपको पर्टिकुलर ना मिले, पैटर्न ढूंढना है बस, अपने अपना काम यही है, कोई काम नहीं है, ठीक है। ओके, आगे चले, इस सवाल एक ही सवाल को नंबर सीरीज के करने को बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप में से किसी और विद्यार्थी ने कोई अलग तरीके से किया होगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट मिसिंग नंबर सीरीज, अब ये आपके बुक में दिए गए हैं, वहां पर करना, गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, या एप्लीकेशन में तो आपके है ही है सारी सारी, वहां पर कर लो, ठीक है। 141, sir. ओके ओके वेरी गुड, कोई क्या तरीका लगाया इसमें आपने लक्ष्मी मैम, Gap between 1 and 2 is 1, 2 and 6 is 4. So it's a square of the number. 1 यस square, 2 यस, square, 3 square. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में कितना नंबर आया, Last में आया 36, which is a square of 6. हाँ, so next one will be 7 square, that is 49. So 92 plus 49 is 141. ओके। मधु दुबे मैम ऑल क्लियर, ओके। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, आप लोगों को उत्तर करने ही करने हैं, ये मत कहिएगा कल को आकर के कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मुझसे नहीं हुआ, आपको करना ही करना है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, अब आपको आंसर हर हाल में निकालना है, ठीक है, हर तरीके से, चाहे कैसे भी करिए, आप गूगल करिए, आप दोस्तों से पूछिए, रिलेटिव से पूछिए, अपने आप करिए, आपको आंसर निकालना ही निकालना है इस प्रश्न का, ठीक है, कैसे भी करके। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से, ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन है ये आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे, अगर जो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है वहां पर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर,
8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं। 10 क्वेश्चन हुए हैं, हर हाल में आपको करना ही करना है।